हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी सर, शुक्र अल्लाह का। और क्या टाइम कैसा गुजर रहा है? ठीक है? जी सर, अच्छा गुजरा, शुक्र अल्लाह का। और क्लास अभी आप रिसेंटली ज्वाइन किया ना आपने मुझे? जी सर, कल की थी मैंने सर, आपको अभी मैसेज भी किया था ग्रुप का। अच्छा 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 अच्छा। कल ली थी मैंने पहली क्लास। तो क्या कुछ चीज़ों की समझ आई कुछ? जी सर, मुझे समझ आई है मुझे। बाकी तो ये दो चीज़ों में सर कंफ्यूजन थी, वर्टिकल जो आपने बताया था जी जी और कॉमन साइज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? जी। वर्टिकल कंपैरिजन था और कॉमन साइज स्टेटमेंट थी। देखिए जी, कॉमन साइज का मतलब सजाद होता है कि वंस दैट द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट is converted, the whole figures are converted into percentages. जी सर। वो साइज उनका कॉमन हो जाता है। मसलन अगर मैं कहूँ कि आपकी इनकम स्टेटमेंट की हम एग्जांपल लेते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में जो बेस फिगर होगी वो सेल बन जाती है। सेल वुड ऑलवेज बी 100%। अब अगर फर्ज करें मैं कहूँ कि सेल हमारी 10,000 है, तो उनमें सीजीएस अगर हमारा 6,000 है, तो 40% सीजीएस की आ गया। सीजीएस की परसेंटेज कितनी बनी? 60%। 60%। तो 100 में से 60% माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 40%। 40%। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके उस सेल के 10% हैं, तो मैंने उस ग्रॉस प्रॉफिट में से 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए, तो ये आपका आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 30%। अब 30% में से मैं टैक्स लेस करके तो उसको भी मैं शो करूंगा टैक्स इन परसेंटेज, और आपका जो नेट इनकम आ जाएगी या ईबीटी, सॉरी आई मीन ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फॉर एग्जांपल दैट इज 20%। तो माय डियर, this statement that I have prepared in percentage form would be called a common size. ठीक हो गया सर। मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा सर, ये तो मुझे इतनी आ गई थी समझ। वर्टिकल फिर क्या है? वर्टिकल भी तो सेम ही थी। हाँ बेटा, वर्टिकल जो होता है ना, वर्टिकल में आपको अगर मैं फिगर दे दूं, मैं कहूं जी कि मुझे बताएं कि ये इसका एनालिसिस करना है, ठीक है? तो ठीक है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आप आओगे, ठीक है? मसलन आप कहते हैं कि जी हमारी इसी का कि सीजीएस हमारी हमारी सेल का इतना, हमारी इसका इतना, मतलब किसी भी चीज को आप अगर एनालिसिस करना चाहें फिगर को, सेल कॉस्ट और इस हवाले के साथ, तो ये आपका वर्टिकल होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जी पिछले 10 सालों का कंपनी के सेल का आप जरा ट्रेंड मुझे बताइए कि 2010 से 2020 तक, तो सेल इन 2020, 10, 11, 12, तो जब इस तरीके से आप सेल को आप चेक कर रहे हो, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा। और गॉट इट? ठीक है सर, कॉमन साइज जो है वो तो फिर एक यानी कंपैरिजन नहीं है, वो तो एक हमने स्टेटमेंट सिर्फ बनानी है। वो तो जो वर्टिकल है वो बेटा जी कंपैरिजन है। देखिए, कॉमन साइज, पहले लफ्ज पे जाइए। कॉमन साइज का मतलब ही क्या है कि हमने अपनी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइज को कॉमन कर दिया, और कॉमन का मतलब यह है कि कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस। मसलन अब अभी भी यहां सवाल पैदा होता है कि हम इसे कॉमन क्यों करते हैं। जब मैं आपको बताऊं कि फर्ज करें कि जी हमारी सेल है 15,06,900, और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जी हमारे 10,988 रुपए, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख इतने इतने, और ये हमारे ऑपरेटिंग, तो माय डियर आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारी कंपनी की सेल इतने 100% है, तो उनमें सीजीएस हमारा लेट से 60% है, तो इट इज इजी टू रिमेंबर।
दैट्स व्हाई आई थिंक सम टाइम फॉर द एनालिसिस, या हम चीज़ों को मेमोराइज और रिकॉल करने के हवाले से इंस्टेड ऑफ हम उसके एब्सोल्यूट फिगर में याद करें, हम उसको परसेंटेजेस में कंप्यूट करके उसको देख लेते हैं। तो अब मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि कहना कि जी हमारी CGS 60% है जी, हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 40% रहा, बजाय कि मैं बताऊं कि हमारा प्रॉफिट इतना था, 3 लाख समथिंग था, और ये है उसकी रीजन। रीजन ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ वर्टिकल में हम जब कंपैरिजन करते हैं वो प्रीवियस ईयर के साथ नहीं करते हम। आप कह रहे हैं कि सेल के साथ ऊपर से नीचे आते हैं, पिछले ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल है, हम वो पिछले ईयर का नहीं देखेंगे सीजीएस, उसके साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बेटा जी, वो पिछले सालों का नहीं, वो नहीं होता। आप देखते हैं कि इस साल बैलेंस शीट को आप देखेंगे कि आपकी करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स का फ्रैक्शन क्या है, फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का फ्रैक्शन क्या है। ठीक हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, फिर कंपेयर उसको किस हाँ, तरह करना है, कंपेयर किसके साथ अगर करना मैं कहूं कि जी आप मुझे 5 सालों के करंट एसेट्स कंपनी के बताइए, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये है? आप वर्टिकल नहीं कर रहे, ये हॉरिजेंटल कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल तो मुझे वर्टिकल की, फिर मैं ये वर्टिकल फिर कंपैरिजन तो सर ना हुआ ना, फिर यानी कि हमने कि ना पिछले ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, तो फिर उसका कैसे पता चलेगा कि ये हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है? देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए, देखो बात ये है कि आप अगर कंपैरिजन, आप किसको कहते हैं, ये भी तो एक कंपैरिजन है कि आपका टोटल कितना है और ये फ्रैक्शन कितना है, ये कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी आप कंपैरिजन उसको कर सकते हैं। देखो, सेल को सेल के साथ आपने कंपैरिजन करना है तो वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। अगर इस साल की सेल को आपने किसी एसेट के साथ कंपैरिजन करना है तो वो वर्टिकल हो जाएगा। जैसे आप वो पिछले साल पे साथ कर लो, कोई मसला नहीं। देखो, मैंने ये बात कही है कि अगर आप कहना चाहती हैं कि हमारा CGS इस साल परसेंटेज क्या थी, पिछले साल परसेंटेज क्या थी, उससे पिछले साल कितनी थी, तो ये माय डियर हॉरिजेंटल हो रही है बात। हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक हो गया सर। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हमारे पास जो डाटा है वो इस साल हमारी CGS का हमारे सेल के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फिगर में जो लिखी जाएगी, हम उनके दरमियान को कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, ओके। मिस्टर ओसामा, वेलकम। ओसामा, वेलकम। जी सर, थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। बस फाइन। और मुझसे क्या सुनना चाहेंगे? सर जो आप लेक्चर देना चाहिए सर। चलें, ठीक है। अच्छा, सर मेरा ख्याल शुरू कर लें, अभी लोग तो मेरा ख्याल कम है वैसे, जस्ट 2 अटेंडीज आर देयर। सर आपने कल एक डिस्कशन की थी हमसे वैल्यूज के ऊपर, फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक एंड मार्केट एंड बुक वैल्यू के ऊपर। हाँ जी 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 जी। सर वो आपने कुछ बताना सर उसके बारे में। नहीं, मैंने कहा था पहले आप मालूम करें। मैंने सर देखा है नेट पे फेयर वैल्यू का, हम्म। तो वो ये है कि हमने किसी दिन, क्योंकि वैल्यू तो स्टॉक एक्सचेंज में तो डेली चेंज हो रही है, डेली क्यों हर मिनट में चेंज हो रही होती है, तो फेयर ठीक है। वैल्यू जो होती है वो सारे दिन का जो होगा ना एवरेज लेंगे हम, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, उसको कहेंगे फेयर वैल्यू। तो अब आप कन्विंस हो गए? मैंने तो खुद दफा पढ़ा नेट पे, मुझे तो यही। हाँ जी, उसामा, जी सर। आप अगर इस पे कुछ बताना चाहेंगे। सर मैं अभी देख ही रहा हूँ सर, गूगल कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, कर लें कर लें। सर बुक वैल्यू तो सर वही है जो आपकी बुक्स में शो हो रही होती है सर। बिल्कुल ठीक है। इन सर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू तो सर एम्प्लॉइज के लिए होती है, कंपनी अगर ऑफर करती है कोई शेयर्स, राइट इशू वगैरह। हम्म।
या एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कोई शेयर इसको इशू करे तो वो उनको बता देती है कि आपको कम कीमत पे जो इशू करती है एम्प्लॉयज को, वो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। नहीं, ये नहीं है इतना। एंड सर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर कि इग्नोर किया जाता है फ्यूचर फ्लक्चुएशंस को एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। सर बस हाँ, तो यही शो हो रहा वो है फिलहाल। जी जी, वो आपकी वही बन गई ना जी, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर वाइज क्या बनेगी कि नेट एसेट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जी 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 ठीक है, जी तो दैट इज अ बुक मीन कि जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जी ठीक है। अब आइए फेयर मार्केट वैल्यू पे। सर फेयर मार्केट वैल्यू तो फिर वही होगी ना जहाँ पे बोथ पार्टीज एग्री करती हैं सर एक अमाउंट के ऊपर। तो मार्केट वैल्यू क्या है? सर इट मे बी डिफरेंट। नहीं, मे बी जब आप कहेंगे तो इट मीन यू आर कंफ्यूज्ड। जी बिल्कुल। चूंकि एग्जैक्ट बताइए ना, यू आर ए प्रोफेशनल स्टूडेंट। मे बी का मतलब है कि इट मे एंड मे नॉट बी, तो इट मीन दैट यू आर नॉट हैविंग एग्जैक्ट नॉलेज। जी, प्लीज। एवरेज वाला सर ठीक नहीं है? एवरेज वाला नहीं, मैं उसे ठीक नहीं मानता। ठीक हो गया। आप सुनिए, जी सर। देखिए, यू एज ए स्टूडेंट ऑफ ACME should understand what is market value and what is fair market value. Market value is the price determined by the market mechanism, mean demand and supply forces. It is a price set externally, mean that supply or demand जहाँ intersect चीज करती है वो price that would be called the market. Best example स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस टुडेज, जो आज जिसके ऊपर शेयर हुई है वो आपकी मार्केट वैल्यू थी। आज पोल्ट्री पोल्ट्री मार्केट में जिस रेट पे बिकी है वो प्राइस मार्केट वैल्यू है। अब आइए फेयर मार्केट वैल्यू, इसे कहते हैं कि व्हाट प्राइस ऑट टू बी, OUGHT, कि क्या प्राइस होनी चाहिए। तो माय डियर, जो फेयर मार्केट प्राइस इज डिटरमिन बाय द कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी का कारोबार जानने वाले आपको बताते हैं कि इस एरिया में इस वक्त ये प्राइस ये होनी चाहिए, और ये मुमकिन है सर वो। फिर फ्यूचर के लिए होगी ये, यानी कि फ्यूचर में हमेशा बताई जाएगी कि फ्यूचर में ये प्राइस होगी, उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहेंगे। नहीं, फ्यूचर में होगी नहीं, ये गलत है। हम आज की बात कर रहे हैं कि मार्केट में आप गए, वो तो सर मार्केट वैल्यू, फिर उसकी तो फेयर मार्केट वैल्यू की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब मार्केट वैल्यू हमारे पास मौजूद है, नहीं, उसका तो आप सबको मुझे पता बताएं, होगा। आपको मौजूद तो है ना जी, आप मुझे बताएं, गाड़ी आपने खरीदनी है तो अगर गाड़ी का आपको पास सर गाड़ी की आप एग्जांपल और शेयर की एग्जांपल में तो डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इनमें फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की और चीज है और गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू और चीज है। आप पहले मुझे सुनिएगा ना, फिर आप उसका वो करेंगे ना आंसर। देखो, जी बात यह है कि आपने सेकंड हैंड गाड़ी जब खरीदने जानी है तो आप गाड़ी के किसी मैकेनिक को या उसके डीलर को जाके, मैकेनिक को चोरी चोरी जा दिखाते हैं कि सर ज़रा बताएं कि ये गाड़ी ये मॉडल है और इंजन की ये कैपेसिटी ज़रा देख दो के बताएं ये गाड़ी कितनी की होनी चाहिए। ओके, वो ठीक है। एक्सपर्ट
उसका जो बताता है वो कहता है जी मेरे ख्याल में, मेरा नॉलेज कहता है कि ये इंजन, मॉडल, कलर, व्हाटएवर को बेस बना के वो कहता है जी गाड़ी इतने की होनी चाहिए। लेकिन वो मुमकिन है मार्केट में उससे ज़्यादा की बिक रही हो या कम की बिक रही हो। वो जो मार्केट में बिकेगी वो तो मार्केट वैल्यू है, और जो उस जेंटलमैन ने प्राइस डिटरमिन की है बेस्ड अपॉन हिज और हर एक्सपर्टीज, वो उसकी क्या है, दैट फेयर इज द मार्केट। फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब मुझे बताइए कि आपने मार्केट में वो शेयर खरीद लिया है, वो मुमकिन है आपने 200 रुपए का खरीदा है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू को जरूरी तो नहीं वो 200 हो, वो तो उसके जानने वाले बैलेंस शीट और मुख्तलिफ चीज़ों को बेस बना के मार्केट कंडीशन इन्वायरमेंट, फिर वो कहते हैं जी कि मेरे हमारे नज़दीक शेयर इतने का होना चाहिए, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है जी। और इंट्रिंसिक 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 तो बता दिया, बुक वैल्यू बदलता इज है। वैल्यू। अच्छा सेम ही है ये। ठीक हो जी गया जी सर। जी जी। ठीक है। ठीक हो गया सर। अब जी सर। सवाल पता है कि ये पैदा होता है कि माशाल्लाह आप लोगों ने फाइनेंस पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? फाइनेंस तो सर ये इनिशियल स्टेजेस पे पड़ी थी सर। हाँ तो फाइनेंस कभी किसी, हाँ कुछ सब ये इसको डिस्कस नहीं किया था फेयर मार्केट वैल्यू को? नहीं सर, ऐसा इस तरह नहीं किया था सर डिटेल में। नहीं, जहां मार्केट वैल्यू आ गई तो टीचर को बताना चाहिए ना कि बच्चों व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अभी मैं आपसे ईएमएच पूछता हूँ, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बताइए क्या है? सर नहीं पता सर। अब आईसीएमए के बंदे को जब मार्केट में वो कल जाए और उनको ईएमएच का पता होना चाहिए, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है। अब सवाल ये नहीं कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है, सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल बंदे को ये चीजें चाहिए। सर इसमें जो अब क्वेश्चन अब आ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, इसमें तो ये आते हैं रिलेटेड, क्या? यानी कि बिल्कुल बुक से नहीं आएगा ये जो पेपर अब जिस तरह का आ रहा है, इसमें तो काफी चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो कि माय हमारे डियर, सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाट आपका जो टीचिंग स्टाइल है इसका वो बदलना चाहिए ना। अब वो रटी रटाई बातें अगर बुक पे जो लिखी हुई हैं वो आके 4 सवाल करवा दें, वो तो कोई हल नहीं है मैंने उसका। सर अभी ईएम का भी मैंने अभी रिसेंटली क्लियर किया था, तो उसमें भी तकरीबन 30% मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन। ज्यादा इसी में से थे जो अभी मैंने इसमें पढ़े हैं ना, ये वाले क्वेश्चन भी काफी थे उसमें ईएम में। दैट्स व्हाट आपको अपना सिनेरियो थिंकिंग वो ब्रॉडर करने की जरूरत है। और अब one should study about EMH, derivative securities, and other sort of things like whether it's part of your syllabus or not। मेरा ख्याल है वो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना आ जी? सकती है। हाँ जी, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब ईएमएच का ताल्लुक इस मार्केट और फेयर मार्केट वैल्यू के साथ है, लेकिन अगर आपको पता हो तो फिर मैं एंजॉय करते हुए बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सिर्फ हिंट दिया है कि यू आर सपोज टू स्टडी योर फाइनेंस विद डीप डीप कॉन्सेप्ट्स लाइक ओके। ठीक जी हो सर गया। ठीक है। मतलब पास तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन पढ़ लीजिएगा सब्जेक्ट प्लीज। क्यों जी उस्मान भाई? इंशाल्लाह। अच्छा जी, ओके। अच्छा एक्चुअली अगर आप अपना सी मॉड्यूल सॉरी ई ई देखोगे तो उसका जो लास्ट वन जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सब्सिडरीज। ओके, तो मेरा ख्याल है हमने यहाँ अपने टॉपिक को क्या किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर हम थोड़ा सा सब्सिडरीज को पढ़ लें तो पॉइंट वुड बी क्लियर। तो इन अदर सेंस ये आपका टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले के साथ है, ग्लोबलाइजेशन के हवाले के साथ है। तो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट इज मेंट बाय द सब्सिडरी, किसको कहते हैं हम? सर जिसका कंट्रोल इन्वेस्टिंग कंपनी के पास होता है सर, वोटिंग पावर भी उसके पास होती है सर, मोर देन 50%। और जिसके पास होता है उनको क्या कहते हैं हम? सॉरी सर। जिनके पास कंट्रोल होता है उनको हम क्या कहते हैं?
सर होल्डिंग कंपनी सर, पेरेंट कंपनी। Parent company. So naturally, make it simple. In fact, once the companies जो अपने मुल्क में होती हैं वो domestic companies हैं, और a domestic company once is crossing the borders of the country and purchasing other companies, or they are creating its own installation and companies are having their businesses. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सूरत में हम फिर इसको इंटरनेशनल सब्सिडरीज कह देंगे, ठीक है। तो लिहाजा हम मूव कर रहे हैं इंटरनेशनल सब्सिडरीज या फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस पे। ये हमें सोनिया सोनिया बेटा आपने ज्वाइन किया हमें। आप कल आप लेफ्ट करके चले गए थे आप, मेरा ख्याल। सोनिया प्लीज। आपकी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो सोनिया बेटा आप बोल रहे हो, सोनिया बोल रहे हैं? सर, एक्चुअली मेरे नेट की बात कर रही हूँ, एक सेकंड, मैं अपना जगह चेंज करती हूँ। अभी भी आपकी वॉइस इज नॉट क्लियर। सर चलें अब आ रही है आवाज? अब सर एक्चुअली मेरा कुछ नेटवर्क इशू था कल भी। अच्छा अच्छा आपकी बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आ रही थी, फिर स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई थी, तो फिर इस वजह से, क्योंकि मेरा 2-3 बार चलिए ओके ओके, अभी स्टिल योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके, प्लीज प्लीज इसको बंद कीजिएगा। बाद मैंने फिर क्लास दुनिया अपना अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज जी। डियर, वी हैव in international, so we should know domestic business or international. Domestic business, a business that acquires all its resources and sells its products or services within a single country. Very simple, Pakistani company Pakistan के अंदर that would be serving as a domestic business. International business, a business that is primarily based in a single country but acquires some meaningful share of its resources or revenue both from other countries. So naturally it becomes international companies. Now, you know, the international business is multinational businesses, one that has a worldwide marketplace from which it buys raw material, borrows money, and manufactures its products, and to which it subsequently sells its product. तो मतलब है कि वो मीन्स ऑफ इनपुट्स आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लें, उनको प्रोसेस करें, और फिर उस प्रोडक्ट को आप इवन बोरिंग भी बाहर से करते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, और फिर उस then you sell to the whole country. It's a multinational businesses and global business, a business that transcends national boundaries and is not committed to a single home country. तो वो एक आप जब नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके आप एक होम के लिए नहीं चीज बना रहे होते, बल्कि योर मॉडल इज इवन फॉर अ डिफरेंट फॉर द होल वर्ल्ड, तो योर बिजनेस बिकम्स द ग्लोबल बिजनेसेस। लेवल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी में माय डियर, ये लेवल दिस इज लोएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटी को हम दे रहे हैं, ये लोएस्ट लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है। डोमेस्टिक बिजनेस नेचुरली, फिर इंटरनेशनल बिजनेस जो अभी हम ये देख रहे थे यहाँ पे, जो हमने इसको करने की कोशिश की है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और फिर मल्टीनेशनल और ये चीज़। तो
जो लेवल ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटी जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो दोनों एक्सट्रीम पे ये डोमेस्टिक बिजनेस और दूसरे पे ग्लोबल बिजनेस है। ये प्योर विद इन द कंट्री होते हैं और ये फिर आप पूरी दुनिया में उसको करते हैं। अच्छा, ये एक माय डियर अक्सर ये बात पूछी जाती है, इसका बाज़ का क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि हाउ कंपनीज गो ग्लोबल, ठीक है, आप गो ग्लोबल किस तरह होते हैं? और एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ग्लोबल को रिपीट कीजिएगा सर, ग्लोबल बिजनेस को सर। a business that transcends national boundaries and is not committed to a single home country. सर इसमें मल्टीनेशनल में और ग्लोबल में क्या फर्क होगा सर फिर? हाँ, नेचुरली जो होती ना मल्टीनेशनल बिजनेसेस, ग्लोबल मजीद आप यूं समझें कि मल्टीनेशनल के माइट बी इन वन प्रोडक्ट, और उसमें आपकी जो प्रोडक्ट में बी डिफरिंग उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज। ग्लोबल जो बिजनेसेस होते हैं वो प्रोडक्ट में नॉर्मली अपनी क्वालिटी वाइज जो चीज़ बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट फॉर द होल वर्ल्ड वो चीज़ बनाते हैं और वो बेचते हैं। ये मतलब ये ज़्यादा और भी इसकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। मल्टीनेशनल में तो आपने 4-5 ममालिक में अगर कारोबार हैं तो यू माइट बिकम अ मल्टीनेशनल, बट ग्लोबल बिजनेस उस वक्त होते हैं कि जब आप की ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आपके वो बिजनेसेस अगर एक्सेल कर रहे हो तो उसको हम, तो उसकी इंटरनेशनल एक्टिविटी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ग्लोबल बिजनेसेस में। एग्जांपल होगी। गॉट इट सर। जी गॉट इट। अच्छा जी, मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और मैं इसको बता रहा हूँ कि सवाल ये भी हो सकता है कि हाउ कंपनीज गो ग्लोबल। तो माय डियर, सबसे पहला काम जो है वो है दुनिया में जब लोग अपने मुल्क को क्रॉस किया और वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टार्ट हुई। पहले बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, पहले दुनिया में एक्सपोर्ट। जैसे पाकिस्तान इफ मे हैव मोर राइस, अफगानिस्तान को उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, और जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है वो हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले दुनिया में एक मुल्क से चीज़ बनती थी और वो बना के वहाँ से हम फिर भिजवाते हैं, या एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है। और दुनिया में एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस की जो वजह है वो इकोनॉमिक्स में दो थेरीज हैं, एक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और दूसरी एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज है। चूंकि वो कहते हैं जी कि आप जिस एरिया में दूसरों से एब्सोल्यूट बेहतर हैं और वो चीज़ आप जब प्रोड्यूस करोगे और दूसरा वो चीज़ प्रोड्यूस करे जिसमें उसकी इन्वायरमेंटल या उसकी एक्सीलेंस ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ें फिर सस्ती पड़ती हैं, और जिनके पास जो सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट होगी वो दूसरों को भिजवा दे। और इस तरीके से दुनिया में बहरहाल एक इंटरनेशनल ट्रेड, तो वंस वी टॉक अबाउट ट्रेड, तो ट्रेड इन्वॉल्व द एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। तो दुनिया में पहला गो ग्लोबल होने का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से हुआ। गॉट इट? ओके सर। देन देयर इज अ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट है प्लीज। अब दोनों में कोई फर्क है फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में? फ्रेंचाइज भी लाइसेंस के बाद ही आई थिंक मिलती है सर। फ्रेंचाइज तो सर ब्रांच को कहेंगे, अगर कोई ब्रांच ओपन कर ले अपनी, तो लाइसेंस अच्छा। होगा कि अगर कोई कंपनी अपनी ब्रांच ओपन ना करे लेकिन अपना नेम वगैरह दे दे, लाइसेंस दे दे अपना, अपने नाम पे किसी दूसरे मुल्क में प्रोडक्ट बनाने दे, अपना नाम अपना यूज करने दे। तो फिर माय डियर क्या डिफरेंस है लाइसेंसिंग में और फ्रेंचाइजिंग में?
सर फ्रेंचाइजिंग तो है कि अगर वो खुद अपनी यानी कि ब्रांच ओपन कर ले, और लाइसेंस है कि वो खुद ना करे लेकिन अपना नेम यूज नहीं करने दे खुद दूसरी मुल्क में। नहीं नहीं मुझे बताएं, कोई एग्जाम्पल देंगे? ये फ्रेंचाइजिंग है, खुद आप अपनी ब्रांच, भाई आप अपनी ब्रांच खुद कैसे खोल सकते हो माय डियर? अगर जैज का अपनी वो एक ब्रांच फैसलाबाद में खोल रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की ब्रांच है। एचबीएल की पूरे पाकिस्तान में जो ब्रांचेस हैं, तो आप उन्हें लाइसेंसिंग क्यों नहीं कह रहे? आप तो कह रहे हैं ये एचबीएल है जी, एचबीएल, तो वो तो उनकी अपनी ब्रांचेस हैं। जी सोनिया प्लीज। अच्छा नहीं, खैर आपका मेरा ख्याल माइक इज नॉट गुड वन। वकास आप बताइएगा प्लीज। सर दोनों के स्कोप में डिफरेंस होता है। फ्रेंचाइजिंग में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि कंट्रोल जो है वो उसी कंपनी के अपने पास होता है, और ओके लाइसेंसिंग में आपने उन्हें एक लाइसेंस दिया होता है कि आप अपने भी उनके बिहाफ पे जो प्रोडक्ट है वो बना के और मार्केट में बेचते हैं। अब हम किसी को बताना चाह रहे हैं तो क्या फर्क क्या बताएं? सर लाइसेंसिंग ये हो सकती है जैसे पेप्सी को ने शमीमन कंपनी को मुल्तान में जो बॉटलिंग का लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल इस तरह से आ सकती है कि अगर अपना एक सेटअप कोका कोला ने मुल्तान में बनाया हुआ है, उनकी एक फ्रेंचाइज है, वो बॉटलिंग अपने हिसाब से करते हैं। मेरा ख्याल थिंग्स आर नॉट, देखिए ऐसा है, बेसिकली लाइसेंसिंग इज सॉर्ट ऑफ देखा अरेंजमेंट whereby a firm allows another company to use its brand name, trademark, technology, patent, copyright वगैरह और assets। particularly आप एक फार्मास्यूटिकल में एक आपकी प्रोडक्ट है, तो पाकिस्तानी कंपनी अमेरिका में उन कंपनी के साथ जाके मुआहदा करके लाइसेंस ले लेती है। तो लाइसेंसिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच अ लाइसेंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग परमिशन टू लाइसेंसी कि जी आप ये हमारी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हो, ये लाइसेंसिंग है। ये जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइजिंग है ना जी, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, ठीक है ना जी, केएफसी, ये सब की सब फ्रेंचाइज्ड हैं। फ्रेंचाइजिंग में एक कंपनी जो उस बिजनेस की मालिक होती है, वो दूसरी पार्टी को अलाउ कर देती है कि आप हमारा वो बिजनेस अपने मुल्क में स्टार्ट कर सकते हो, हम आपको परमिशन देते हो। अब सवाल ये है कि आप लोग सवाल करेंगे कि फ़र्क क्या है, तो माय डियर ये बड़ा बारीक सा एक फ़र्क है। लाइसेंसिंग का वर्ड फिजिकल प्रोडक्ट और गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जो फ्रेंचाइजिंग का वर्ड है वो नॉर्मली लाइसेंस होता है सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। देखा, जोंग कहता जी हमने फ्रेंचाइज हमारी वो लाइसेंसिंग नहीं है, फ्रेंचाइज किया गया है कि एक दूसरी पार्टी उसे कहा गया है कि जी ठीक है आप अंडर द जोंग आप ये काम कर सकते हैं। उसकी ओनरशिप जोंग वालों के पास नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, उनको उन्होंने परमिशन दी है कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर ये नेम इस्तेमाल करके ये कारोबार कर सकते हैं। तो उसकी ओनरशिप जोंग के पास नहीं है, वो एक प्राइवेट बंदे के पास है, और जिसको उन्होंने एक एग्रीमेंट करके ये अलाउ किया है कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह एक जो कॉलेजेस हैं वो देखा मुख्तलिफ पार्टीज़ को स्कूल साइड की तरफ फ्रेंचाइज दे रहे होते हैं कि जी यूनाइटेड जो है फ़र्ज़ करें स्कूल है, ये जी बीकन हाउस वालों की उन्होंने एक पार्टी को अपना कहा कि जी आप हमारे नाम से आप बिज़नेस शुरू कर लें। आप केएफसी, मैकडोनल्ड लाहौर में, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज जो बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, ये बल्कि पाकिस्तानियों ने उनसे परमिशन लेके। तो जब हम सर्विसेज बिजनेस में नाम लेते हैं तो उसके लिए वर्ड हम फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपने एक प्रोडक्ट बनाई है उसकी परमिशन ली है तो उसको हम लाइसेंसिंग कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, जी सर। ओके सर। जी मिस्टर वकास, आप यू आर रेजिंग योर हैंड प्लीज।
जी जी वकास। ओके ओके, अच्छा जी। नाउ दैट we're moving towards the next slide. This is strategic alliance. आप जरा ज़हन में रखें, हमने पहले क्या किया? एक्सपोर्टिंग सर इंपोर्ट। जी सर मेरा जी जी एक मुझे चीज क्लियर नहीं हो रही कि अगर मैकडोनल्ड की जो ब्रांचेस हैं या मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में बना हुआ है, अब ये फ्रेंचाइजिंग है या लाइसेंसिंग है? बेटा जी, मैंने तो बताया इट्स अ सर्विसेज बिजनेस, और सर्विसेज बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली वर्ड फ्रेंचाइजिंग यूज होगा। सर मैकडोनल्ड भी तो प्रोडक्ट बना रहा है ना। प्रोडक्ट देखो मेरी बात सुनिए, ये प्रोडक्ट उस तरह की नहीं है जिस तरह अभी आपने कहा था कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज केप्ट अंडर द फ्रेंचाइजिंग। यू नो, जो मैकडोनल्ड इंटरनेशनल है वो आपको ये भी बताता है कि जी आपकी स्पेस कितनी होगी, आपका फर्नीचर कैसा होगा, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी कैसी होगी। जी जी। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो उनका बर्गर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनका इवन आपको यू हैव टू मेंटेन अ कलर, यू हैव टू मेंटेन अ स्पेस, तो स्टैंडर्ड विच आर देयर, और इवन वो आपके एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, चूंकि उनकी अपनी गुडविल का मसला होता है। लेकिन जो लाइसेंसिंग होती है ना माय डियर, उसके अंदर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता। वो प्रोडक्ट है, बाकी आपने वो उसको करना है, चूंकि यू आर मेकिंग, चूंकि प्रोडक्ट के ऊपर कभी लिखा हुआ है कि अंडर द फ्रेंचाइजिंग ऑफ दिस वन। आप हमेशा अगर कोई इंजेक्शन के ऊपर देखेंगे ना तो लिखा होगा अंडर लाइसेंस, मीन कि ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, किसी की है, लेकिन हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज इट? सर जो शमीम एंड कंपनी पाकिस्तान में पेप्सी के बिहाफ पे बॉटलिंग कर रही है, उसका सिनेरियो भी सेम बनता है अगर फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल लेते हैं हम मैकडोनल्ड के लिए, लेकिन वो तो नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, लाइसेंस लिया हुआ उन्होंने, शमीम नहीं के लिए थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी। देखो, ये वही वाली बात है कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अगर किसी से पूछा जाए कि वारंटी और गारंटी में फ़र्क क्या है, तो मेरा ख्याल है शायद देयर विल बी फ्यू पीपल हु आर सपोज्ड टू टेल। एंड इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इज मॉर्गेज एंड व्हाट इज द प्लेज, तो वो कॉमन लोग तो इसको यूज़ नहीं कर रहे होते ना, वो तो कभी प्लेज कह देते हैं, कभी मॉर्गेज कह देते हैं, ठीक है। और हाइपोथिकेशन का वर्ड, इसी तरह मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का वर्ड जो है, ये लिटरेचर में जब जाओगे तो लिटरेचर फिर उसको ये कहता है कि मोर स्पेसिफिकली वर्ड लाइसेंसिंग इज यूज्ड फॉर द फिजिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक कंपनी, एक किसी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, एक ट्यूब है, वो टूथपेस्ट है, वो बनाती है, उन्होंने परमिशन ली हुई है, उसकी ओरिजिनल पेटेंट किसी और के पास है, उनसे उन्होंने परमिशन ली है। यहाँ हम फ्रेंचाइज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अंडर द लाइसेंसिंग। लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि लाइकवाइज जिस तरह ये मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज होती हैं, तो देखा चुगताई लेबॉर्ट्रीज अगर अपनी लेबॉर्ट्री खोलने के बजाय अगर किसी को अलाउ कर देती है, तो वो लफ्ज़ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल, मैंने पहले ही कहा कि सर्विसेज बिजनेसेस के लिए वर्ड मोर प्रेफरेबली फ्रेंचाइज यूज होता है, और प्रोडक्ट फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लफ्ज़ जो है वो लाइसेंसिंग इस्तेमाल होता है। गॉट इट सर, थैंक यू। Okay. Now, the strategic alliance, a cooperative arrangement between two or more mutual. तो देखो माय डियर, हम दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके कोई भी गेन हासिल करने के लिए वो कोई अलायंस ब्रॉडर लेवल के ऊपर कर सकते हैं। दिस माइट बी अलायंस में बी डन फॉर द पर्पस ऑफ R&D।
तो दो फर्म ने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके उन्होंने डिपार्टमेंट एक बना लिया और मिलके वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसका बेनिफिट अवेल करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आपस में कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर फर्म्स फॉर म्यूचुअल गेन हुई है, सो दैट मे बी कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। और फिर क्या है, जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर क्या है कि दिस इज अ पार्टनरशिप ऑफ द टू और मोर देन टू फर्म्स। देखो ना, हम कहते हैं पार्टनरशिप आम जो बिजनेस में होती है कि जहां दो पर्सन मिलके कारोबार करें। अगर दो बिजनेसेस मिलके कोई अगला एक सेपरेट ऑटोनमस कोई बिजनेस खोल लें, तो वो माय डियर दैट वुड बी कॉल्ड द जॉइंट वेंचर, अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच द पार्टनर शेयर ओनरशिप ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। अगर मीन दैट नेस्ले और यूनिलीवर अगर मिलके कोई एक बिजनेस अगर कोई स्टार्ट नया कर लें, लेट्स से बैंकिंग सेक्टर में आ जाएं या वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएं, और या सीमेंट इंडस्ट्री उन्होंने ओपन की है और उसकी ओनरशिप नेस्ले के पास और यूनिलीवर है, उनके मालिकान उसमें शामिल हैं, तो देन माय डियर दिस वुड बी कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। सर इसमें म्यूचुअल गेन का क्या मतलब लिया जाएगा? जॉइंट वेंचर में तो म्यूचुअल गेन नहीं होगा? हाँ जी, म्यूचुअल गेन में अब फर्क सुन लें कि यहाँ पे दो कंपनीज मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ न्यू बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, बल्कि मैं ए अपना R&D के ऊपर पैसा सेपरेट खर्च करती है, बी सेपरेट अपना R&D पे पैसा खर्च करती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम R&D इकट्ठे मिलके कर लें और उससे कुछ हमें क्रिएटिविटी ज़्यादा आ सकती है, हमारे साइंटिस्ट उनके साइंटिस्ट, और प्लस उसमें कुछ बचत भी हो सकती है। तो माय डियर यू आर पूलिंग योर रिसोर्सेज। अब इसके लिए आपने R&D जो आपकी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दो डिपार्टमेंट्स को कंबाइन किया है, कोई नया बिजनेस नहीं आपने किया, ये है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। ओके सर। सर दोनों अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस में दोनों अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं और सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, तो कंपटीशन में वो कैसे सरवाइव करेंगे? पहली तो बात है कि मैंने तो कंपटीशन की बात ही, मैंने तो ये कहा कि आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो बजाय कि ए अपनी अलहदा ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं, बी एक अलहदा, तो उन्होंने मिलके अपना ट्रेनिंग एक पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है और जॉइंटली वो ट्रेनिंग करते हैं। तो जब जॉइंट ट्रेनिंग होगी फॉर द नेक्स्ट होल, उन्होंने पूरा एक, तो उसका बेनिफिट दोनों कंपनी इंजॉय करेंगी। दिस इज व्हाट, आप इसको जॉइंट वेंचर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ओ यस देयर इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि अगर एक दो फार्मा कंपनीज हैं, उन्होंने कोविड की वैक्सीन बनानी है, वो R&D कर रही हैं, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेती हैं, तो वो तो अब पहले ही रेस लगी हुई है कि कौन पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करके और कोविड की वैक्सीन बनाता है। अगर दोनों स्ट्रेटेजिक अलायंस R&D में कर लेंगी, तो R&D में तो वो जो पहले प्रोडक्ट बना जाएगा और मार्केट में ले आएगा, उसको ज्यादा फायदा होगा। R&D में कैसे मतलब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा? स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन दैट उनके साइंटिस्ट और आपकी लेबोरेटरीज मिलके वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे और मिलके रिसर्च करने का बेनिफिट इकट्ठे उठाएंगे। इज इट? क्यों जी, नहीं क्लियर? सर, देखो माय डियर, सर कोई मुझे भी ये काम बताइए जी। सर वो कह रहे हैं कि वो रिसर्च पे समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी काम अगर वो इकट्ठा करेंगे वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिसर्च ही करें। मैंने तो देखिए, पहली तो बात है कि यहाँ किसी जगह सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है, मैंने तो वो इसी पे ट्रेनिंग की कंफ्यूज हो बात, रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिसर्च अगर इकट्ठे करेंगे तो फिर उनका कंपटीशन ही नहीं रहेगा। वो ये बात पूछ रहे नहीं हैं। मैंने तो, ये तो अब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, मैंने तो ट्रेनिंग की भी एग्जांपल दी। आप ऐसा है कि अपना जो मटेरियल परचेज करते हैं वो मिलके परचेज करना शुरू कर दें, और वो जो कंबाइन होके मटेरियल आप इनपुट परचेज करते हो, तो उसका बेनिफिट भी दोनों कंपनीज को जा सकता है। तो वो तो कई किस्म की अरेंजमेंट हो सकती है।
अब मैंने तो ये नहीं कहा कि आर एंड, मैं तो आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल कि जी आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप इकट्ठा कर सकते हो, बजाय कि आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलहदा चले, उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलहदा चले। तो अगर कोई प्रोडक्ट की नेचर इस टाइप की है कि एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर लेते हैं आपस में, तो दिस इज द म्यूचुअल गेन, दिस इज द म्यूचुअल बेनिफिट दैट यू आर एंजॉयिंग। दो यूनिवर्सिटीज, तीन यूनिवर्सिटीज आपस में मिलके अगर वो किसी भी इशू के ऊपर अगर अलाइंसेस कर लें, तो दैट वुड बी कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक अलायंस। जी जी अजीम बोलिएगा प्लीज। अजीम सर बोलिएगा जो प्लीज। यूनिवर्सिटीज की हद तक बात है, जो ट्रेनिंग्स की हद तक बात है, वो तो ठीक है, समझ में आती है। लेकिन प्रैक्टिकली मतलब एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में रहते हुए कंपनीज कैसे कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगी जिससे उनका कंपटीशन भी सफर होगा? माय मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। नहीं, देखिए देखिए पहली बात है, बात ये थी कि एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट या उनकी ऐसा जो, इसलिए मैंने आपको आर&डी की बात की थी, मैंने ट्रेनिंग की बात की है, मैंने परचेज ऑफ मटेरियल की बात की है, ठीक है ना जी। तो वो आपके आपके कंपेटिटर्स हों, आपके वो सेम इंडस्ट्री के लोग हों, या बात ये कहने की है कि आपने एक एग्रीमेंट करके एक ऐसी अरेंजमेंट है, तो जिसकी वजह से आप जॉइंटली जॉइंट योर हैंड्स, और आप इवन प्रोडक्शन के अंदर आप ये चीज कर सकते हो ना, कि अगर आप समझते हैं कि यार हमारी ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन, उसमें हम कोई चीज़ों को अगर हम ऐसा कर लें, ये वाले पार्ट्स वो बना लें, ये वाले पार्ट्स हम बना लें, और फिर मिलके उसको वो करें, और उसकी वजह से इफ यू आर गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट और गेन, तो माय डियर दिस इज अलायंस व्हाट दैट वी कॉल अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। बाकी जॉइंट वेंचर के अंदर दो कंपनीज मिलके एक नया कारोबार शुरू करेंगे। अजीम बोलिएगा प्लीज। सर मैं कह रहा था ये जॉइंट वेंचर लिखा है, इसके अंदर मैंने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स कैपिटल अपना लगाते हैं न्यू एंटरप्राइज में, कोई न्यू प्रोजेक्ट में, लेकिन बाद में अपना कैपिटल रिटर्न करके आउट हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट से। इस हवाले से थोड़ा सा आपसे पूछना था। देखो देखो मैंने बात बिल्कुल ठीक है। देखो बात यह है कि जहां दो इंडिपेंडेंट पार्टनर्स कंपनीज मिलके जॉइंट कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो माय डियर वो हमारा जॉइंट वेंचर है। और उसमें जॉइंट वेंचर में ठीक है, एक पार्टी अगर उनकी एट द टाइम ऑफ जो फॉर्मेशन के अंदर अगर ये चीज़ें हैं कि वो पैसा लगा के उसमें से अगर वो जहां जाना चाहें वो अगर जा सकते हैं, दूसरा अलाउ कर रहा है, तो वो हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा बेसिकली भी आपकी जो पार्टनरशिप है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी गई है। राइट सर। हाँ जी आगे चलें जी। जी सर। यस नाउ दिस सर। इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। When a firm headquarters in one country builds or purchase operating facilities or subsidiaries in a foreign country, this is called, इसको DFIs भी कहते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और यू नो दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज? इंटरनलाइजेशन। हाँ जी, इससे क्या मतलब है इंटरनलाइजेशन? ऑर्गेनिक ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है अजीम, आपने सही कहा है। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरनलाइजेशन को हम किस तरह बताएंगे, वो ठीक है। अब मेरा ख्याल है मैं सर आपकी आवाज कट रही है।
ये DFI जो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। तो माय डियर, इसका मतलब पता क्या है? दिस मीन दैट अ कंपनी नाउ इज टेकिंग मोर रिस्क, और कंपनी खुद तहैया करती है कि हम बजाय कि अपने मुल्क की बेस में बैठ के कोई काम करें, हम अब खुद वहां से उठ के दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे रिस्कियर बिजनेस ये वाला होगा FDIs का। चूंकि तरह देखें, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में वो ममालिक जो कंपनीज हैं अपने अपने मुल्कों में हैं। लाइसेंसिंग में वो कंपनी अपने मुल्क में, उन्होंने सिर्फ परमिशन दी है। फ्रेंचाइजिंग में कंपनी अपने मुल्क में है, उन्होंने सिर्फ परमिशन दी हुई है। ठीक है। जॉइंट वेंचर में भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने अपने मुल्कों में, उन्होंने एक अपना, लेकिन जब एक कंपनी अपने उस बिजनेस को दुनिया के दूसरे ममालिक में बिल्ड करती है, या अपने उस को ऑपरेशनलाइज करती है, या बाहर की फॉरेन कंट्रीज की सब्सिडीज को परचेज करती है, तो माय डियर, अब वो अपना कैपिटल अपने मुल्क से निकाल के बाहर की दुनिया में लेके आ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड DFIs. That is the the direct foreign investment. So that is called internalization. Mean company top management या उनके owners ने अब खुद ये के बजाय कि हम किसी को इजाजत दें कि हमारी प्रोडक्ट बनाए, हम प्रोडक्ट जाके खुद बनाते हैं। That's why this is called internalization. Or this is more riskier one as compared to all other forms. Got it? नो जी, प्लीज ये एक स्लाइड जरा आपको थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह बता सकती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू इंटरनलाइजेशन। When organizations decide to increase their level of internalization, they can adopt several strategies. Each strategy is a matter of degree as opposed to being discrete and mutually exclusive categories. And each has unique advantages and disadvantages that, देखिए, आप जैसे जैसे यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे, तो बताइए इंटरनलाइजेशन ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और ग्रोथ, और प्लस आप उन चीजों को खुद अपने कंट्रोल में ले रहे हो और खुद चीजों को कर रहे हो। दैट्स व्हाट मैंने पहले ही लफ्ज इस्तेमाल किया था कि यह है इंटरनलाइजेशन। इसमें आप अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। नाउ इनफैक्ट द इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग में एडवांटेज क्या है जी? स्मॉल कैश आउटले होता है, लिटिल रिस्क, नो अडेप्टेशन नेसेसरी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि टैरिफ्स एंड टैक्सेस माइट बी इम्पोज्ड बाय योर गवर्नमेंट और बाय अदर गवर्नमेंट, high transportation cost, government restrictions might be there. Licensing में आप की एडवांटेज क्या है कि increased profitability, extended profitability हो जाती है, और इसमें inflexibility और competition, चूँकि आपको जो certain given चीज़ है उसी में आप वो कर सकते होते हैं। Strategic alliances और joint venture में क्विक मार्केट एंट्री पॉसिबल हो सकती है, एक्सेस टू मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल, और यहाँ पे जो ओनरशिप है वो शेयर्ड ओनरशिप, लिमिट्स, कंट्रोल एंड प्रॉफिट्स। सर ये जो लाइसेंसिंग में कंपटीशन लिखा है, ये दो पर्सपेक्टिव से है। मतलब पहला पर्सपेक्टिव ये है कि क्या वही बंदा कल को आपको कंपेटिटर बन जाएगा, या वो लाइसेंसिंग करने से आपकी क्वालिटी इफेक्ट होगी जिससे आपका कंपेटिटर जो दूसरा उसको फायदा होगा, क्योंकि लाइसेंसिंग में आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते। तो दोनों पर्सपेक्टिव है या कोई एक है इसमें? ये वही है कि आपका जो कंपटीशन जो है उसमें देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो लाइसेंस आपने लिया है, मुमकिन है कोई दूसरी पार्टी भी लाइसेंस लेके आ जाए। ओके नहीं सर, ये हम हम लाइसेंसिंग जो ले रहा है उसके हवाले से देख रहे हैं, या जो कंपनी पेरेंट है उसके हवाले से देख रहे हैं? नहीं, ये हम देख रहे हैं कि जो आदमी ये दोनों के हवाले से देखा जा सकता है। उसका भी ये है कि लाइसेंसिंग में
अब चूंकि उसने इजाजत दे दिया तो वो अब उस जगह पे खुद जाके उसका एफडीआई करना मुश्किल होता है। राइट सर। और जी फाइनली इट्स ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके फायदे क्या हैं कि इनहेंस्ड कंट्रोल एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ग्रेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क और ग्रेटर अनसर्टेनिटी नाउ वुड बी देयर because the foreign government may impose any type of restrictions, or so that's why uncertainty is very high one. But the direct investment in which a company itself is making investment of his capital to either start its own business, तो वो या तो acquire करते हैं या वो build खुद करते हैं, तो this is basically called the, तो बहरहाल इसमें हम इस तरीके से दुनिया ऐसा, तो ये सबसे पहला काम ये नहीं था, बल्कि पहले इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जॉइंट वेंचर्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाइक नाउ। जो हमने पहले भी बात ये बताई थी कि वो है, ये वही चीज़ है, लोएस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटी, domestic business, international business, multinational business and global business में। अच्छा जी, अब question is basically being there, so sorry, ये है हमारे environmental challenges of international management, economic environment में economic system, natural resources, infrastructure, political and legal environment, government stability, incentives for international trade, controls on international trade, economic communities. So cultural environment में values, symbols, beliefs, language, individual behavior across culture. So these are certain factors. तो इनको फिर base बना के then we'll be going to decide it. Now, globalization, the world is towards an interdependent, integrated global economic system. Globalization refers to the shift towards a more integrated and interdependent world economy, including two facets: globalization of markets and globalization of products. अच्छा देखिए, ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन आपकी और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, तो नेचुरली इसमें जो ग्लोबल मार्केट का मतलब है कि जो मार्केट है वो नाउ इट इज़ अ क्वाइट ओपन वन, और योर प्रोडक्ट इज़ नो मोर अ नेशनल के आप उसी मुल्क में सिर्फ बेचोगे। तो द ग्लोबल मार्केट्स रेफर टू द मर्जिंग ऑफ हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट नेशनल मार्केट्स into one huge global marketplace. Instead, there is a global market. So, falling trade barriers make it easier to sell globally. Consumer tastes and preferences are converging. Firms promote the trends by offering the same basics production worldwide. तो आज ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और मुख्तलिफ, तो वो उनका काम क्या है कि वो बैरियर्स को ऐसा सा कोशिश कर रहे हैं, EU है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ताकि हम ऐसा सा हमारी करेंसी भी कॉमन हो जाए, और तो बैरियर जैसे जैसे ख़त्म होंगे तो उसका फ्लो उतना ही बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो नेचुरली एक टाइम आएगा कि इट अपरेंटली सीम कि the world is becoming a one market where all type of production, all type of products are available. So this is the basic concepts has been given with respect to this one. Now, international business consists of transactions that are devised and carried out across national border to satisfy the objectives of individual companies and organizations. Very simple. नाउ माय डियर, जो अभी हमने इंटरनेशनलाइजिंग की बात की थी ऑफ कैपिटल, तो देखें ये है आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट प्रेजेंस, और ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट माइंडसेट। असल में ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट माइंड है वो फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल, और ये कैपिटल फिर सप्लाई चेन के जरिए से यहाँ से होते हुए, तो ये एक असल में बताना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल का फ्लो जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस और इस तरीके से मूव करता है। नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस causes the flow of ideas, services and capital across the world
offers consumer new choices, permits the acquisition of wider variety of products, facilitate the mobility of labor, capital and technology. ये बताएंगे मोबिलिटी, ये कैपिटल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या होती है जी? फैक्टर प्रोडक्शन मोबिलिटी प्लीज। सर जिसके फहद, अंदर आप अपनी ये लेबर जी। प्रोडक्शन उसको रीलोकेट कर लेते हैं, सारी चीजें उसमें लेबर भी आती है, मटेरियल और ये आपकी मशीनरी, आप एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर लेते हैं, जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है। नहीं, वो आप हम जब मोबिलिटी की बात करते हैं ना, तो अजीम थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें। वो जो आपने रीलोकेशन की बात की ना, वो तो कंपनी का फैसला होता है। ये असल ग्लोबलाइजेशन में के हवाले से कह रहे हैं आप? जी 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 जी। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस में नेचुरली आपकी जो मोबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी है, वो भी इंटरनेशनल होती है, वो फैसिलिटेट कर रही होती है। मसलन आप लेबर पूरी दुनिया से जहां से लेना चाहें ले लें, कैपिटल इज अवेलेबल, सर सो जिस तरह टेक्नोलॉजी। सीपैक इसकी एग्जांपल हो सकती है। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो फैक्टर प्रोडक्शन की मोबिलिटी, ये ग्लोबलाइजेशन आने का और इंटरनेशनल बिजनेस में कन्वर्जन का एक पीछे लॉजिक ये है ना, कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन हैव बीन इंक्रीज नाउ दैट आपकी जो लेबर है वो ऐसा नहीं कि आपके मुल्क से ही आप लेते हैं, यू कैन अरेंज फ्रॉम द होल वर्ल्ड। आपके जो मैनेजर्स हैं माइट बी फ्यू यू हैव टेकन फ्रॉम यूके, कुछ लैटिन अमेरिका से हैं, कुछ पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से। दैट इज व्हाट सेम इज द केस कैपिटल। तो जो हमारी कैपिटल मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स हैं और डेरिवेटिव्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज वो इस तरह नहीं है जो 100 साल पहले थी। अब things have been totally changed, so that's why I think facilitate the mobility of labor, to provide challenging employment opportunities, relocates resources, make preferential choices and shifts activity to the globals like. So now that driver of international businesses, please keep in mind, हमारे हमेशा देखिए, जब आप कहते हैं ना ड्राइवर्स, या इसको कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्सेस या रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, पुशिंग फोर्सेस या आपकी पुलिंग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो मीन वो पॉजिटिव एक्टिविटीज जो आपको कोई काम करने पे चीज को स्टिमुलेट करती हैं, वो ड्राइविंग फोर्सेस हैं। तो आज मैं अगर पूछूं कि दुनिया में ग्लोबल बिजनेस कैसे बन गया, तो देर आर सर्टन ड्राइविंग फोर्सेस एंड देर आर सर्टन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर देयर। तो एनी हाउ, drivers of international business में developing markets have huge opportunities to increase their profit and sale. तो my dear, दुनिया में जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप हुई, इंटरनेशनल मार्केट, उनमें लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनमें कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनमें सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, तो उससे हमें एक इंटरनेशनल बिजनेस करने में हम पुश हुए। Many MNCs are locating their subsidiaries in low wage countries to take advantage of low cost production. Trading blocs seek to promote international businesses by removing trade and investment barriers. So changing demographic also add to increasing globalization. तो दुनिया में वो जो डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हुई हैं, मतलब आबादी का तनासब, आबादी के जो सर्टन वाइटल डाटा है। जिस तरह लास्ट टाइम पीटीआई ने फोकस किस पे किया था, अभी चूंकि पाकिस्तान में यूथ है तो ये एज यहाँ से यहाँ तक, और वो समझते थे कि हमने वोट इन्हीं से लेना है, तो दैट्स वाई। तो वो जो वाइटल डाटा आपका होता है वो भी आपके लिए ग्लोबलाइजेशन अब इंडिया, हर मुल्क चाहता है कि जी हम इंडिया जाए, चूंकि इट्स अ वास्ट मार्केट एंड वी आर ह्यूज पीपल आर देयर, तो दिस माइट बी शिफ्टिंग देयर बिजनेसेस इनटू अनदर countries and becoming international one. So these are the driving forces are there. Declining investment and trade barriers have vastly contributed to cross-border businesses. So the most powerful instrument that triggered internationalization is technology. Resource seeking is another motive for firms going international, or internationalization is triggered by world bodies, institution, WTO वगैरह के साथ।
तो ये उसके एडवांटेज है जी। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर ऑफर a much wide range of product globally, less competition, increased investment opportunity, diversification of risk is possible. This is one of the advantage of the international businesses. Protection from national trends and events. So learning new methods are possible through this sort of techniques. जी इसमें कोई बात पूछना चाहेंगे जी आप लोग? नो सर। अगर मैं कहूँ ये प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो क्या होती है? सर एज पर देयर नॉर्म्स, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस के मुताबिक। नहीं तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि सर अगर एक फर्म आपकी पाकिस्तान में है, दूसरी यूएस में है, तो सर आप उनके अकॉर्डिंगली अपने अरेंजमेंट्स करेंगे सारे, एज ऑफ माय ओपिनियन सर। चले अच्छा, कुछ वकास आप बताइए। अजीम आप क्या कहोगे? सर क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी? सर यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है डायनामिक है, ग्लोबलाइजेशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी और जो स्ट्रक्चर है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना, जिस तरह पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ी थी, पेस्ट एनालिसिस पढ़ा था, वो सारी कोप अप कर सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद यहाँ पे यही है। असल में जो जब हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका मतलब है कि उसकी वर्क अरेंजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है होगी ज़्यादातर, चूँकि प्रोडक्शन प्रोसेस और वर्क फोर्स अरेंजमेंट उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जैसे आजकल वो कहते हैं जी कि लोगों को मोटिवेट करने में आप फ्लेक्सी टाइम इंट्रोड्यूस करवाइए, ठीक है, कि लोग कुछ काम ऑफिसेज में, कुछ अपने घरों में बैठ के भी कर सकते हैं। तो देर आर पार्ट टाइम, देर इज लाइक रिड्यूस वर्क आवर्स, आपने 40 घंटे काम करना है, लेकिन उसमें आपने इजाज़त दी हुई है कि एक बंदा 12 घंटे काम करना चाहता है तो एक दिन छुट्टी और कर ले भाई। ये है माय डियर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मीन हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम with respect to product processes and their work arrangements are changeable according to requirement. Got it, Mr. Azim? Now ये हम पहले बात हो चुकी है, एक्सपोर्टिंग, इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग, काउंटर ट्रेड, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये मजीद कुछ पॉइंट्स आ गए। और ट्रांसफर रिलेटेड एंट्री मोड्स में इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, ये आप लोगों के लिए नया होगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड टर्न की ऑपरेशंस, BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो इन तरीकों के साथ ये सर ये BOT ये इसी तरह जैसा इन्होंने लाहौर में मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, टर्की कंपनी के अंडर था, उन्होंने बिल्ड किया, ऑपरेट का भी कर रहे हैं, 5 साल तक रेवेन्यू उनको जाएगा, बिल पाकिस्तानी उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे बाद में। ये एग्जांपल हो सकती है BOT की? बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ये BOT के मुताबिक इसको ऑपरेट, बल्कि बाज़ औक़ात इसे BOOT भी कहते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब अभी वो जो है वो टर्की ने उसको किया, उसने बिल्ड किया, वो ओन करती है, वो ऑपरेट करेगी और फिर ट्रांसफर कर देगी, राइट। और इसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड नेम ये है, ये वाला, ये अपने लैंग्वेजेस में यूज करें प्लीज, टर्न की। ये टर्न, ये स्पेलिंग गलत है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, TURN, टर्न की,
इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर होता है, कंपनी खुद ही पहले उसे बनाती है, उसकी कॉस्ट सारी वो खुद बर्दाश्त करेगी, उसको खुद ऑपरेट करती है और फिर उसको आगे ट्रांसफर कर देती है जिसकी तरफ से वो बनाया जाता है। लिहाजा इसमें फायदा ये है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को इसके कॉस्ट बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होती। ये हम ग्लोबलाइजेशन पे पहले भी बात हो चुकी है। नाउ ग्लोबलाइजेशन डिबेट is the shift towards a more integrated and interdependent global economy, a good thing. Now this is my dear, इसमें वो जो risks हैं, political risk, economic risk, competitive risk, operation risks are there, managing across the culture. ये I think आप लोगों को ज़रा पढ़ना होगा, देखना होगा। ये 4 अल्फाज नोट कर लीजिएगा: एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म और फिर इसमें रेजियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म। ये आप लोगों ने पहले कभी ये चीज देखी पड़ी है जी, कोई ये टर्मिनोलॉजीज? नहीं सर। अजीम, आपने? नो सर, नो सर। अच्छा जी, देखो ऐसा ये भी वो हम कहते हैं ना कि जो बिजनेसेस हैं, ये कल्चरल प्री डिस्पोजिशन का मतलब यहाँ ये है कि मेंटली तौर पे लोगों का एटीट्यूड पूरी दुनिया में, कुछ कौमें, कुछ लोग एथनोसेंट्रिज्म होते हैं, कुछ पॉलीसेंट्रिज्म, कुछ रीजियोसेंट्रिज्म के लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जियोसेंट्रिज्म होती हैं। एथनोसेंट्रिज्म के लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि जी वी आर द सुपीरियर और हमसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम अपने आप को समझना शुरू कर दें कि वी आर द बेस्ट और हम ही और हमारा मुल्क और हमारे रिसोर्सेज ही सबसे बेहतर हैं और वी आर हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारे लोग, हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हम दुनिया से सबसे बेहतर और ऐसा निज़ाम किसी और के पास नहीं है। ये है एथनोसेंट्रिज्म, is the tendency of people to evaluate a foreigner behavior by standard of their own culture and to believe their own culture is superior to others. तो जब मैं अपने कल्चर को, अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को, अपनी प्रोडक्ट्स को और उनमें बनी हुई क्वालिटी को मैं दुनिया से सुपीरियर समझूं, तो माय डियर ये मेरा माइंडसेट जो प्री डिस्पोजिशन है, ये कल्चरल क्या कहलाएगी? एथनोसेंट्रिज्म। और जो एथनोसेंट्रिज्म के जो लोग होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो बाहर ज़्यादा निकलना पसंद नहीं करेंगे, चूँकि आपके खाने, आपका सब कुछ दूसरों से सुपीरियर है, दूसरों के स्टैंडर्ड आपके मुताबिक नहीं है। वो कहते हैं जी कि नहीं, अपने मुल्क में ही रहो। और इन लोगों में इंटरनेशनल बिजनेसेस करने की टेंडेंसी कम होगी, असल में इस वजह से पढ़ाया जा रहा है। जो पॉलीसेंट्रिज्म के लोग होते हैं, पॉलीसेंट्रिज्म का मतलब यह है कि इफ द एथनोसेंट्रिज्म एग्जिबिट्स intolerance to their culture, तो पॉलीसेंट्रिज्म एडवोकेट्स टॉलरेंस टू बिलीव एंड वैल्यू ऑफ अदर सोसाइटीज। अब अगर आप पॉलीसेंट्रिज्म के लोग हैं तो आप हिंदुइज्म को भी कहेंगे भी ठीक है, वो भी ठीक है, सिखों को भी कहेंगे और जर्मन वालों को भी कहते हैं जी उनका एक अपना है ये तो आप जितना अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। यू गॉट द पॉइंट? सी लिबरल सर। एनीहाउ, मतलब आगे फिर रीजनल सेंटर्स में द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ। अगर आप कहें कि दुनिया में रीजन जो होते हैं वो उनमें ब्रेन, टैलेंट और वो ये रीजन उस रीजन से बेहतर है। जैसे यूरोपियन यूनियन वाले कहेंगे जी वी आर मोर सुपीरियर देन। सर ये सेंट्रलिज्म का मतलब थोड़ा सा बताएंगे? सेंट्रलिज्म का मुझे समझ नहीं आया मतलब। देखो
some people believe that our values, our culture या हमारे स्टैंडर्ड, हमारी प्रोडक्ट, हमारी जमीन, हमारा सब कुछ दूसरों से हम सुपीरियर हैं और जो हम हैं वो कोई और नहीं है। ये दैट इज बेसिकली एथनोसेंट्रिज्म। एथनो का मतलब है कि आप अपने आप को ही सुपीरियर समझे, बाकी किसी को नहीं सुपीरियर समझते। सर ये हम कंपनी वाइज पढ़ रहे हैं या इंडस्ट्री वाइज या एज अ कंट्री वाइज इस टॉपिक को, ये जो आप पढ़ा रहे हैं? देखो माय डियर, आपने जब इंटरनेशनल बिजनेस करना है, इंटरनेशनल सब्सिडरीज बनाने जानी है, तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अदर कंट्री और इवन योर ओन कंट्री। इफ यू आर एथनोसेंट्रिज्म के लोग होंगे तो फिर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, आप दूसरे कहते हैं वो तो है ही निकम्मे, तो आप बाहर जाना पसंद ही नहीं करोगे। तो ये कंपनीज के जो, चूंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में आप देखते हो कि हमारा माइंडसेट, जो एथनोसेंट्रिज्म के लोग होते हैं या मैनेजमेंट होगी, दे डू प्रेफर टू रिमेन विद इन देयर ओन कंट्री। गॉट इट? राइट सर। और जो पॉलीसेंट्रिज्म के लोग हैं वो कहते हैं जी हम भी अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे हैं। ठीक है, तो वो है रीजियोसेंट्रिज्म। कहते हैं कि दुनिया में जो रीजन्स हैं वहां तो कहते हैं ना हमारा मुल्क, अब वो कहते हैं जी ये रीजन बेहतर है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन वाले अपने आप को समझें कि हमारी यूनियन में जितने भी ममालिक हैं हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन रीजन के अंदर सारे लोग एक जैसे हैं। तो माय डियर, उनमें यूरोपियन यूनियन का बंदा फिर बिजनेस इंडिया में आके करना चाहेगा कि अपने रीजन में? अपने रीजन में सर। अपने रीजन। तो इसका मतलब उनका थिंकिंग का, सोचने का अंदाज क्या है, उसको हम कहते हैं रीजियोसेंट्रिज्म। और जियोसेंट्रिज्म क्या है कि इन जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन subsidiary operations are managed by best qualified individual regardless। तो वो कहते हैं जी कि मसलन कि मैंने कंपनी बनानी है ना जी, तो उसकी मैनेजमेंट में वो कहते हैं जी कि वो लोग जो पोटेंशियल ओरिएंटेड लोग हैं वही हम उनको लेंगे। वो हमें खा पाकिस्तान से मिल जाएं, उनमें से कुछ लोग हमें इंडिया से मिलें, कुछ लैटिन अमेरिका से, और कुछ जहां से भी मिले। जियोसेंट्रिज्म ये जब सऊदी अरेबिया में आप जाते हैं तो उनकी हायर पोजीशन के ऊपर वो नॉन पाकिस्तानी या नॉन दूसरे को वो नहीं आने देते। वो क्यों? उनके माइंड में क्या है? वो बेसिकली एथनोसेंट्रिज्म है कि जी हम बेहतर हैं, कि जी हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेहतरीन कल्चर है। और वो हायर पोजीशन, हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप पूरी दुनिया से आपने जो बेस्ट क्वालिफाइड लोग हैं वो मुसलमान आ जाएं, ईसाई आ जाएं, फिर औरत हो मर्द हो, और वो इंडिया से भी आ सकते हैं, वो किसी भी दुनिया से, इसे जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो ये माय डियर आप लोगों के स्टाइल्स होते हैं विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर पिकिंग। तो इसका मतलब है कि फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, और जब टीम बनाई जाएंगी तो वो देखा जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो लिहाजा माइंडसेट में एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म और रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म। हाँ जी उसामा, आप किस माइंडसेट के हो? सर पॉलीसेंट्रिज्म से बेटर है, उसी को चूज करूंगा। नहीं, आप अपना माइंडसेट बताएं, आप किस माइंडसेट के हो? सर न्यूट्रल सर। अजीम आप बताइएगा। चलें, ओके। तो दीज आर माय डियर मॉडल्स हैं, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये ऑपरेशंस हैं, ये कोई बहरहाल इसको मैंने एडअप किया था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, उसकी रीज़न क्या है? एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हैं,
और डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स हैं. इंक्रीज इन ग्लोबल कंपटीशन इज वन ऑफ द रीजंस. लाइक मोड्स ऑफ IB इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं. ओनरशिप ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न, FDI, foreign direct investment, investor gain and control interest, joint venture, mixed venture, portfolio investment, non-controlling interests. और इसी तरीके के साथ the international companies terminology में हम ये वो यूज़ कर रहे हैं जो पहले भी हम देख चुके हैं. strategic alliance, multinational M&As like global integrated company, multi-domestics companies. जी वकास साहब, प्लीज इफ यू लाइक टू आस्क, बोलिए. जी एक्सक्यूज मी सर. जी सर ये मिक्स्ड वेंचर्स कौन से होंगे सर? मिक्स्ड वेंचर्स, जी. हाँ वो मतलब मिक्स्ड वेंचर्स उसमें ये मेरा तो ख्याल है ये अब मिक्स्ड और इसमें जॉइंट में कोई खास, वैसे मुझे खुद इसको मैं देख लेता हूँ, मुझे वैसे पता नहीं कोई एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकूंगा, इसमें देख लेता हूँ मैं. नॉट एन इशू सर. अच्छा जी प्लीज. सर ये जो आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस में है शामिल? हाँ जी, ये आपका जो ई पार्ट है ना मॉड्यूल, उसका लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सब्सिडरीज. और इंटरनेशनल सब्सिडरीज का मतलब ही क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेसेस. राइट सर. ओके, तो आप देखो ना सब्सिडरीज तो बेसिकली तो इंटरनेशनल, असल में ये इंटरनेशनल बिजनेस की बातें हो करनी है आप लोगों ने. ओके जी तो जी सर. ये हमारे गॉट इट. तो ये हमारी वो हैं जी चीज़ें, मतलब डोमेस्टिक बिजनेसेस में जब हम जैसे जैसे आप इधर से लो होते जाएंगे माय डियर, तो ये डोमेस्टिक बिजनेस, और अगर आपका ये मॉडल बड़ा खूबसूरत है कि जैसे जैसे आपकी ये चीज़ें इधर की तरफ आएंगी तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बिजनेस. या आप देखो लो मीडियम हाई. अब ज़रा आप यहाँ पे आ जाएं कि यहाँ पे डोमेस्टिक में पैसिव रिस्पांस टू प्रपोजल्स और इम्पिटस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, एक्टिव सर्च फॉर, तो यहाँ आप इधर जाएंगे. अगर आप इसकी बात करें कि अदर फॉर्म्स हैंडल एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप लो होंगे. अगर कंपनी हैंडल इट्स ओन फॉरेन ऑपरेशन, और दैट इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल हैंडलिंग फॉरेन ऑपरेशंस, तो ये इस तरीके के साथ ये असल में बताना चाह रहे हैं कि जी हमने कितना तो ये बाकी काउंटर व्हीलिंग फोर्सेस कुछ होती हैं. ये काउंटर व्हीलिंग फोर्सेस माय डियर ये वही हैं जो आपके बैरियर्स या जो आपकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं जो आपको ब्लॉक करती हैं कि आप कारोबार ना करें, जिनमें ग्लोबल कुछ स्टैंडर्ड्स बाज़ होते हैं, नेशनल रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सो कंट्री वर्सेस कंपनी कंपैटिटिवनेस है, relationship unclear between country and company performance. So these are countervailing forces which may be restraining that a business should not be started outside of the country. तो दिस इज अ बिट अंडरस्टैंडिंग. अजीम, जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली ये इंटरनेशनल सब्सिडरी CEE मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक आज हमने किया जी. Now, please, any questions? सोनिया, अब बेटा जी आपका वो माइक हुआ कुछ बेहतर?
हाँ जी अनीक साहब, कोई क्वेश्चन प्लीज? वकास आप? जी जी वकास प्लीज। सर मेरा माइक जो है वो कंसिस्टेंटली म्यूट जा रहा था, अब अनम्यूट हुआ है। एक्चुअली मेरा एक ना छोटी सी कंफ्यूजन अभी जहन में चल रही है, नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबलाइजेशन, इनमें जो बारीक सा डिफरेंस है वो क्लियर नहीं हो रहा मुझे। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी अजीम बताएंगे भी ये क्या फर्क है डोमेस्टिक सर इंटरनेशनल? नेशनल जो फर्म लोकली काम कर रही हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बाहर इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबलाइजेशन। सर मुझे फर्क पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ। नेशनल जो लोकली काम कर रही हो, इंटरनेशनल अगर आप अपना बिजनेस बाहर ले जाए, मतलब डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर की तरफ चले गए हैं, बाहर आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है, तो आपका इंटरनेशनली बन जाता है। और अगर कोई बाहर की कंपनी आपके मुल्क में आके काम कर रही है, वो उस पैटर्न में वो मल्टीनेशनल है। और ये सारी चीजें एज ए ग्लोबलाइजेशन है, जिसने ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसने कम्युनिकेशन गैप और सेल परचेज बिजनेस गैप को खत्म कर दिया। हाँ जी सर बेहतर बता सकते। अच्छा इसको हम ऐसा ना करें कि अब आप कल इसको जरा सब लोग देख के आए। ठीक है वकास? सर। ओके राइट सर। अच्छा तो चूंकि जी अब जी सर हम इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट में अगर हाँ। कंफ्यूजन होगी तो आपसे डिस्कस। नहीं आप हमने कल बल्कि डिस्कस इसको करना है। मंडे को कल सर। तो लेक्चर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन आप लोग उसको देखिए। और चूंकि ये जब हम इस पे फिर क्लियर कट अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे ना भाई असल में है क्या, चूंकि कल को कोई पार्टी आपसे पूछ सकती है ना जी हाँ जी ये क्या, इनमें फर्क क्या है। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में आप लोगों ने मुझे बताना है, प्लीज ये ज़हन में रखिएगा। जरूर जरूर। और दूसरी बात यह है कि वी हैव फिनिश्ड द ई मॉड्यूल एंड एफ मॉड्यूल वुड बी स्टार्टेड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, मैंने आपको मैसेज किया सर है वो ग्रुप पे ऐड एफ करने के वाले लिए। जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है ना, जिसकी स्लाइड्स मुझे एक आई थी, मैंने फॉरवर्ड की थी ग्रुप में, वही टॉपिक कह रहे हैं आप? जी जी ओके राइट सर। ओके जी थैंक यू। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा इसकी भी, और लास्ट कुछ लेक्चर की भी रहती है। सर मुझे ग्रुप में भी ऐड कर दीजिएगा, मैंने मैसेज कर दिया आपको। ठीक है जेंटलमैन, इंशाल्लाह आई से यू वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी।